स्टूडेंट्स, आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ आपका नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग का, जिसका नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। कल की वीडियो में हमने कोऑर्डिनेशन नंबर तक करा था, मैंने उसके नोट्स भी भेजे थे। आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ आयनिक बॉन्ड का, जो हमने पढ़ा है कि जो कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है उसको कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। तो उसके 3 फैक्टर्स पढ़ने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला क्या कहता है, फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि आयनाइजेशन एनर्जी पहला फैक्टर। दूसरा, नेगेटिव आयन बनना बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और तीसरा है होल्डिंग द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको बोलते हैं बेटा लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी। तो कहने का मतलब क्या है, 3 फैक्टर्स हम पढ़ेंगे जो आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन को इफेक्ट करते हैं, जिसमें पहला मैं ले रही हूँ आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आपने आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ी हुई है। व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्या रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम टू कन्वर्टेड इनटू आयन। पढ़ चुकी हो। जैसे आपने ये एग्जांपल कर रखा है, ये देखो सोडियम, और सोडियम से क्या बनता है कि इलेक्ट्रॉन लूज करके आपका क्या बन गया, सोडियम आयन। ये तो आपका आयनाइजेशन एनर्जी है। अब तुमने इसको करना है कि आयनिक बॉन्ड से आयनाइजेशन एनर्जी का क्या इफेक्ट है। अब तुम देखो, जितनी कम लेस आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। मान लो मुझे सोडियम में से इलेक्ट्रॉन निकालना है, अगर मुझे लेस आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ी है, यानी मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी था, यानी पॉजिटिव आयन आसानी से बन गया। इसका मतलब आयनिक बॉन्ड भी क्या बनेगा, आसानी से बनेगा। व्हाट इज आयनिक बॉन्ड? जिसमें इलेक्ट्रॉन अपना कोई आसानी से दे दे और आयन की फॉर्म में आ जाए, उसे हम क्या बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं जिसकी लेस आयनाइजेशन, या पहले 3 लाइन में से ही आपका आंसर आ जाएगा, जिसकी लेस आयनाइजेशन एनर्जी है, यानी उसका इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान है, तो और ग्रेटर द चांसेस क्या है, ग्रेटर द चांसेस ऑफ आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। बस यहाँ तक आपको नोट्स में लिखना है। पहला फैक्टर हो गया कि आयनाइजेशन एनर्जी का आयनिक बॉन्ड से क्या रिलेशन है, कि अगर आयनाइजेशन एनर्जी कम देनी पड़ेगी तो आयनिक बॉन्ड के चांसेस बनने के ज़्यादा हैं। और किसको कम देनी पड़ती है, एग्जाम्पल दे रखा है, ग्रुप 1 जो अल्कली मेटल के हैं वो क्या करते हैं, उनको कम आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए, तो वो आयनिक बॉन्ड ज़्यादा बनाएंगे एज कंपैरिजन टू ग्रुप नंबर 2। क्लियर? आपको यहीं तक लिखना है अपना पहला फैक्टर। आपको जब आप स्टार्ट करेंगे कि इसके 3 फैक्टर हैं, पहला आप शुरू करेंगे क्या, आयनाइजेशन एनर्जी। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसका आप यहाँ तक इसको जो मैंने आपको बताया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप उसको लिखेंगे बस, कि आयनाइजेशन एनर्जी कम है तो आयनिक बॉन्ड के चांसेस ज़्यादा हैं, और नहीं लिखना ना ये एग्जाम्पल। सेकेंड फैक्टर बेटा आता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, ये भी पढ़ चुके हो। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ये मान लो एटम है, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये एनायन बन गया, इस वक्त जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी उतना ही नेगेटिव आयन प्रोड्यूस होगा, यानी जितना ज़्यादा नेगेटिव आयन प्रोड्यूस होगा उतना ही चांसेस जो है आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के ज़्यादा होंगे। हम भी तो ये चाहते हैं आयनिक बॉन्ड बने, यानी आयंस की फॉर्म में आए एटम, ताकि वो आयनिक बॉन्ड बनाए इलेक्ट्रॉन लूज करके या इलेक्ट्रॉन गेन करके। लूज करेंगे तो कैटायन, गेन करेंगे तो एनायन। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का क्या इफेक्ट है, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन से ये फैक्टर कैसे रिलेटेड है। आप कहेंगे, ये वाली 2 लाइनें आपको यहाँ से अंडरलाइन करनी है। हायर द इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, मोर इज द एनर्जी रिलीज, स्टेबल विल बी द नेगेटिव आयन प्रोड्यूस, सो फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड प्रोबेबिलिटी विल बी एनहांस्ड। एनहांस का मतलब इंक्रीज हो जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉन आयनिक बॉन्ड बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होगी। और वो कब ज़्यादा होगी, जब एनायन ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगे। इसका मतलब आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन भी, उसकी प्रोबेबिलिटी भी इंक्रीज होगी। सेकंड फैक्टर भी क्लियर। थर्ड हमने क्या करना है, ये सब ये चीज़ें नहीं देनी है, उसने सिर्फ आयनाइजेशन, इसका ये जो फैक्टर है बेटा मैं बता रही हूँ, ये सब चीज़ें आपको नहीं देनी है, ये इसने एग्जाम्पल दे रखे हैं, हमें तो एक एक लाइन में फैक्टर्स बताने होते हैं। ठीक है, सो आपको यहाँ तक देना है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में कि उसका आयनिक बॉन्ड से क्या कनेक्शन है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अपना थर्ड फैक्टर पे चलेंगे। थर्ड फैक्टर आपका क्या था बेटा, लैटिस एनर्जी। थर्ड फैक्टर है आपका दिस वन, लैटिस एनर्जी। क्या होती है, ये नया वर्ड है आपके लिए। लैटिस क्या होता है, कल मैंने आपको कोऑर्डिनेशन सिखाते वक्त कहा था, जैसे ये एक क्रिस्टल है,
ये क्रिस्टल का एक लैटिस है, यानी उसका एक घर समझ लो, जिसके अंदर वो अपने आयंस की फॉर्म में पड़े होते हैं, उसे कहते हैं क्रिस्टल का लैटिस। जैसे हम घर में रहते हैं, एटम अपने क्रिस्टल जो घर बनाते हैं, इस तरीके का अरेंजमेंट बनाते हैं, उसको लैटिस बोलते हैं। अब जब कोई पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन कंबाइन करेंगे, जैसे ए पॉजिटिव है और बी नेगेटिव आयन कंबाइन करके कंपाउंड बनाएंगे ए बी, तो जितने आयन आपके पॉजिटिव और नेगेटिव के कंबाइन होके एक मोल आयनिक कंपाउंड बनाते वक्त जो एनर्जी वो रिलीज होती है, इसके बनते वक्त जो एनर्जी रिलीज होती है, उसे हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी। क्लियर है? पहली बात तो लैटिस एनर्जी क्या होती है? एंथैल्पी और एनर्जी इज द सेम थिंग। जब एनायन और कैटायन ज्वाइन करके एक मोल आयनिक कंपाउंड बनाते हैं तो एनर्जी जो रिलीज होती है उसे बोलते हैं लैटिस एनर्जी। जितनी ज़्यादा हाई वैल्यू होगी लैटिस एनर्जी की, यानी आयनिक कंपाउंड जितना बनेगा उतनी एनर्जी रिलीज होगी, तो हायर द वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी, ग्रेटर विल बी द टेंडेंसी ऑफ कंपाउंड एंड ग्रेटर विल बी द ईज ऑफ इट्स फॉर्मेशन। क्लियर हो गया? तो आपका लैटिस एनर्जी का भी क्या हो गया, हमारे पास कंसेप्ट क्या आ गया कि जितनी ज़्यादा लैटिस एनर्जी की वैल्यू होगी, ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड एंड ग्रेटर विल बी द ईज ऑफ फॉर्मेशन। क्लियर? तो आपको यहीं तक देना है। अब उसने आगे एक चीज़ दे रखी है कि अगर आपको ये लैटिस एनर्जी जो आपने बेटा पढ़ी है, लैटिस एनर्जी को आगे डिटेल में पढ़ना हो, यहाँ तक तो आप कर लेंगे, लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन लिखनी है और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको लिखना है बस। उसके बाद ये जो लैटिस एनर्जी है किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, उसके लिए दे रखा है आपको एक दो चीज़ें कि लैटिस एनर्जी भी आगे कई फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। चार्ज ऑफ आयन, चार्ज ऑफ आयन का क्या मतलब है कि अगर मान लो मेरे पास आयन का जो चार्ज है, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उतनी ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी। तो आपको अगर मान लो 3 आयन दे दिए जाएं तो आपको चार्ज बताना हो या वैल्यू दे रखी हो, आप बता सकते हो। यानी कंसेप्ट क्या है, लैटिस एनर्जी किस में ज़्यादा निकलेगी, आपको सिर्फ 3 फैक्टर करने हैं। लैटिस एनर्जी ये एक्स्ट्रा मैं बता रही हूँ, लैटिस एनर्जी को कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं? चार्ज। अगर चार्ज ज़्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो एनर्जी रिलीज भी ज़्यादा होगी। दूसरा फैक्टर मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर, साइज ऑफ आयन। उसने कहा जितना भी चार्ज, मान लो अगर चार्ज नहीं बता पाती हो, साइज़ बताती हो, अगर साइज़ ऑफ एन आयन बड़ा होगा तो उसका डिस्टेंस भी बड़ा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस होगी। अगर साइज़ ऑफ आयन छोटा होगा तो उनके बीच में दूरी भी कम होगी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। क्या मतलब? ये आयन का साइज़ छोटा है, इन दोनों का साइज़ छोटा है, उनका डिस्टेंस भी कम है, यानी इनके बीच का ये वाली जो दूरी है, डिस्टेंस कम है, तो क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके अंदर ज़्यादा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो आयनिक बॉन्ड भी। क्लियर? ठीक है, तो ये आपके लैटिस एनर्जी के फैक्टर हैं, तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। आपको सिर्फ क्या करने हैं, 3 फैक्टर देने हैं जो मैंने आपको बताए हैं। कौन से 3 फैक्टर पढ़ने हैं आपने बेटा? एक पढ़ना है आपको आयनाइजेशन एनर्जी, दूसरा आपको कौन सा पढ़ना है इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जितना बताया है उतना ही लिखना है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, और दूसरा फैक्टर कौन सा बताया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जहाँ तक मैंने आपको मार्क कराया है उतना देना है। उसके बाद आपका तीसरा फैक्टर कौन सा बताया मैंने आपको, लैटिस एनर्जी, आपको उतना ही करना है, लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन और यहाँ से उसके 2 पॉइंट, दैट्स ऑल। तो ये आपके फैक्टर्स हो गए। उसके बाद आपको डायरेक्ट आना है टॉपिक जिसका नाम है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड दिखते कैसे हैं? पहला, उनकी करेक्टरिस्टिक है फिजिकल स्टेट, जितने भी आयनिक कंपाउंड हैं वो सॉलिड स्टेट में मिलते हैं। नंबर 2, इनका स्ट्रक्चर क्या है? अगर एक्सरे एनालिसिस करें यानी आयनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर देखें तो इनका स्ट्रक्चर क्या है, दे एग्जिस्ट एज आयंस, ये आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और ये आयंस भी हैं, ये रेगुलर पैटर्न में 3 डायमेंशनल स्पेस में अरेंज होते हैं, लाइक दिस, ये वाला, ये बना हुआ है आपका स्ट्रक्चर। ये बेटा आप 12th में पढ़ोगे डिटेल में, आपके जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं, दिस वन, ये NaCl के क्रिस्टल का, जो हम नमक खाते हैं NaCl, उसका ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। यानी NaCl में Na आयन और क्लोराइड आयन कैसे अरेंज होते हैं, ये इसका स्ट्रक्चर है। जो कॉर्नर पे हैं क्लोराइड हैं और जो बीच में गोल वाला है ये सोडियम है। तो ये सब 12th में पढ़ोगे। तो कुल मिला के हमारे पास नाम आया यहाँ पर कि आयनिक स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो हमने बताना है कि आयनिक कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक तो फिजिकल स्टेज और दूसरा स्ट्रक्चर क्या है, दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ आयंस। और वो जो आयंस है ना, वो भी एक रेगुलर पैटर्न में 3 डायमेंशनल स्पेस में अरेंज होते हैं। क्लियर?
थर्ड प्रॉपर्टी आपकी, थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है बहुत। थर्ड प्रॉपर्टी आपकी है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट और सॉलेबिलिटी। क्या मतलब? आयनिक कंपाउंड्स का हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्यों? ये क्वेश्चन आता है वाई। क्योंकि आयनिक कंपाउंड में आयंस होते हैं और ये आयंस स्ट्रांगली हेल्ड होते हैं बाय स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। अब जब स्ट्रांगली हेल्ड होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा, तो इनको तोड़ना बहुत मुश्किल है। इसलिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब इनको मेल्ट करने के लिए एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट अगर क्वेश्चन आ जाए इनका कैसा होता है, आप कहेंगे दे हैव हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। वाई? यहाँ से आंसर देना है आपको नोट्स बनाते हुए। बिकॉज दे हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन देयर क्रिस्टल लैटिस। जब ज़्यादा एनर्जी देनी है तो ज़्यादा देर तक गर्म करना पड़ेगा, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत देर से आएगा। क्लियर? उसके बाद बेटा आपका आता है फोर्थ प्रॉपर्टी सॉलेबिलिटी। जितने इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड आयनिक कोई बोलते हैं, ये सोल्यूबल होते हैं कौन से सॉल्वेंट में? पानी में। याद रखना इनकी जो सॉलेबिलिटी की जो प्रॉपर्टी है बेटा, वो एक ही बात है कि पोलर में ही सॉल्वेंट होंगे। आयनिक कंपाउंड्स क्या हैं? आयंस हैं। तो ये किसके अंदर सोल्यूबल होंगे? जो पोलर होगा। पोलर क्या होता है? जैसे पानी है, पानी के अंदर H आयन है और OH आयन है। पोलर है ना, क्योंकि दो पोल हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो पोलर चीज़ पोलर में ही घुलेगी। आयंस में भी क्या है? पॉजिटिव आयन है और नेगेटिव आयन है। तो कोई भी आयनिक कंपाउंड होगा तो वो पोलर में ही घुलेगा, यानी पोलर डिजॉल्व इन पोलर। एक जैसे नेचर के लोग ही आपस में खुश रह सकते हैं, उसे बोलते हैं हम पोलर compound dissolve in polar. So they dissolve in solvents like water which are polar in nature and it is due to reason क्यों? क्योंकि जो polar solvent होता है वो interact करता है ions of crystal से। polar चीज़ ही ion से interact करेगी और उसकी solubility ज़्यादा होगी। interact करने का मतलब क्या है? अगर मुझे मान लो एक बीकर में आपने क्या किया, एक बीकर में पानी लिया और मैंने इसके अंदर पानी ले लिया और मैंने पानी में क्या है? H आयन OH आयन है। मैंने कोई आयनिक कंपाउंड NaCl डाल दिया, नमक घुल जाता है फटाफट। क्यों घुल जाता है नमक? क्योंकि नमक के आयन पोलर सॉल्वेंट पानी के आयन से इंटरेक्ट कर जाते हैं, आपस में कंबाइन कर जाते हैं, इसीलिए वो उसके अंदर सोल्यूबल हो जाता है। तो ये आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी होगी बेटा सॉलेबिलिटी। इट इज़ ड्यू टू पोलर सॉल्वेंट। आपको यहाँ तक ही लिखना है। क्लियर? उसके बाद आपकी आ रही है फिफ्थ प्रॉपर्टी।